जय श्री राम। योगेश अनंत काले सभी सुनने वालों को प्यार भरा नमस्कार। मित्रों, अगर मेरा कंटेंट आपको अच्छा लगता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। मित्रों, ये हमारी सीरीज जो है ये मराठों की है। पहले से आज कई एपिसोड इसके हो गए हैं, लेकिन 1760 की स्पेसिफिकली अगर हम बात करें तो 1760 के बाद जो 8-10 साल में भारत के राजनीति की शुचिता, उसकी नीतिमत्ता और उसके सदाचार को जिस प्रकार रौंदा गया ना, इससे हम अनदेखा नहीं कर सकते मित्रों। विशेषतः ये सेमेटिक धर्मावलंबी जो आक्रांता आए, उन्होंने अपने स्वार्थ के चलते मानवता, परोपकार और ये शांत सरल हमारे हिंदू जीवन पद्धति में रहने वाले जो सनातनी थे ना, उन सबको पांव तले कुचलने का काम किया है। इससे हमारे ये भोले मासूम हिंदू मानसिक रीत्या कमजोर हो गए, मानसिक रीत्या अपंग हो गए और इसके बाद पूर्णतः इन नए आक्रांताओं के गुलाम भी बने हमको दिखते हैं। और यही थी वो, मैं जो कहता हूँ ना, गुलाम मानसिकता, वो सोच में बदलाव, यहीं से वो शुरुआत थी। एक गटर में 1000 साल से गंदगी बढ़ी तो वहाँ पे गटर में पलने वाले जितने भी कीटक थे ना, उन्होंने सोचा कि चलो बाजू का एक नया पानी का स्रोत है, वहां से आवाज बड़ी आती है तो साफ सुथरा पानी मिलेगा। वहां उन्होंने छलांग मार दी। अब छलांग मार के यहाँ पे देखा तो अरे यहाँ तो वही गंदगी है, बल्कि उससे थोड़ी सी ज्यादा ही है। क्या करते हैं, घोर निराशा हो गई उन कीटकों की और उनके मन मस्तिष्क में नकारात्मक ने पूरे उस समाज को अपने चपेट में ले लिया। पहले मैं सिर्फ उनका नाम निर्देश लेके आगे फिर माधवराव के मृत्यु की खबर देने वाला था, लेकिन 1760 में जैसे ऊपर बताया, उत्तर की राजनीति के नंगेपन को आपको बताना बहुत आवश्यक लगा। इसलिए थोड़ा सा डाइवर्ट होके मैं बिहार बंगाल की तरफ चला गया। मित्रों, अंग्रेजों का योजनाबद्ध मार्गक्रमण हमने बंगाल और बिहार में देखा। मुगलों की अंतिम फड़फड़ की आवाज भी हमने सुनी। शुजा जैसा घिनौनी सोच वाला एक अत्यंत हीन दर्जे का नवाब भी हमने देखा, जिसे अपने स्वार्थ और अपने भौतिक सुखों के आगे मरते दम तक कुछ नहीं सूझा। जाफर कासिम जैसे मेंढक भी देख लिए। इसी विषय को थोड़ा सा आगे बढ़ाता हूँ। मुझे मालूम है पूर्व पाठिका थोड़ी लंबी हो गई, लेकिन आवश्यक लगी इसलिए मैं कह रहा हूँ, क्योंकि इन घटनाओं को संक्षेप में अगर मैं कथन करता ना, तो मैं आपके मन में ही नए प्रश्नों की एक माला खड़ी कर देता था जो मुझे नहीं चाहिए। 1757 में प्लासी में अंग्रेजों की जीत होती है। क्लाइव उनको एक निश्चित लक्ष्य देता है। 1760 में क्लाइव इंग्लैंड लौट जाता है। यहीं ईस्ट इंडिया कंपनी अपने विस्तारवादी जो उनकी राजनीति है उसमें थोड़ी सी तेजी लाती है। चंद्रनगर में वो लोग फ्रेंचों को हराते हैं। वहाँ से निर्बुद्ध जाहिलों को, मतलब बंगाल के ये जो सूफीवादी थे ना, उन निर्बुद्ध जाहिलों को जर जोरू जमीन का लॉलीपॉप देके अंग्रेज उनको वश करते हैं। सीधी बात है, वो तो सिर्फ ये तीनों के लिए ही जीते थे। आपको भी आप पता हो, सिराजुद्दौला हो गया, जाफर हो गया, कासिम हो गया, इन लोगों को इन्होंने नवाब बनाया भी और निकाला भी। पटना में बादशाह को उन्होंने सिंहासन पे बिठाने का काम किया। उसी के साथ आगे चल के छल कपट भी किया, ये भी हमने देखा है। और ये जाहिल हमारा अहंकारी मोमिन, पहले अगर आपने देखा होगा तो मोमिनों ने सिर्फ तलवार के नोक पर डराना धमकाना शुरू किया,
उसमें उनको सफलता मिली। उनको लगा बस यही एक मार्ग है सत्ता परिवर्तन का। सो उन्होंने 1000 साल वो किया, डराना धमकाना शुरू रखा। अंग्रेजों की सोच थोड़ी सी इतर थी। अंग्रेजी सोच पूर्ण व्यापारी सोच थी। इस व्यापारी सोच में मित्रों, व्यक्ति उसके जीवन मूल्यों को किनारा करके अपना स्वार्थ साधना अंग्रेजों के लिए महत्वपूर्ण था। 1760 से 1765 ये 5 साल अगर आप देखोगे तो नंगी आंख से आपको दिखाई देगा कि एक पक्ष की बहुत सारी खामियां उजागर होती है। जाहिल मोमिनों के जो तवारिक कार है ना, वो भी अहंकार में चूर हुए थे 800 साल से। इसलिए सत्य को अतिरंजित करके वो लिखते रहे पहले 800 साल। अब जब अंग्रेज आए तो अंग्रेजों ने विरुद्ध कर लिया। उन्होंने सत्य छुपा के सरासर झूठ के साये में सबको भ्रमित करने का काम करने लगे। प्राचीन सभ्यता के जितने भी विश्व के सभी लोग थे, छोटे मोटे, संख्या की बात मैं कर रहा हूं, संख्या में कम ज्यादा जितने भी प्राचीन सभ्यता को पालने वाले लोग थे ना, वो भौचक्के के रह गए कि भाई इतना सारा झूठ कोई कैसे बोल सकता है। सारे विश्व की सभ्यताओं के लिए ये सोच, ये घिनौनी सोच, ये नई थी। मोमिनों की अस्ताव्यस्त हुई राजनीति और उनकी अस्ताव्यस्त युद्ध नीति, अंग्रेजों की शिस्तबद्ध अनुशासित युद्ध नीति युद्ध भूमि में और राजनीति पर्दे के पीछे, इसने मोमिनों के अस्ताव्यस्त राजनीति को तहस नहस कर दिया। दरअसल गवर्नर वेंसीटार्ट जो था, क्लाइव के बाद की बात कर रहा हूं मैं, गवर्नर वेंसीटार्ट ने मीर जाफर को नवाबी से निकाल के बाहर फेंक दिया। मीर कासिम को उसने बिठाया। अब ये सब जो वारदातें हुई ये 2-4 महीने चली। ये खेल अंग्रेजों ने 2-4 महीने में किया, मीर कासिम को बिठाया। 20 अक्टूबर 1760 को मीर कासिम गद्दी पर बैठा और उसी दिन से कासिम ने अपने अलग रंग अंग्रेजों को दिखाने शुरू कर दिए। अब जो बातें उसके आत्मसम्मान को बाधा पहुंचाने लगी, वो सभी उन बातों को मीर कासिम ठुकराने लगा। अब इससे अंग्रेज भड़क गए, क्योंकि ये व्यवहार, कासिम का व्यवहार उनके स्वार्थ के आड़े आने लगा था। इसमें मित्रों और एक घटना हुई। 5 अक्टूबर 1763 को 150 अंग्रेज कैदियों की पटना में हत्या कर दी गई। अब इन कैदियों को समरू ने कासिम के कहने पर उनको मारा था। ये बात आगे चल के सामने आ गई। अब आगे चल के सामने आ गई तो अंग्रेज तो आग बबूला हो गए। और इसके बाद फिर ये हमारा ठरकी मुगल नवाब शुजा और ये मीर कासिम, इनकी संयुक्त फौज बनी, फिर हारी। आते हैं 4 फरवरी 1764 की तरफ। 4 फरवरी 1764 को एक मराठी में लिखने वाला वार्ताहर कोलकाता में था। उसने एक पत्र भेजा है महाराष्ट्र में। वो कहता है, बंगाल सूबेदार मीर कासिम अली दौड़े दौड़े शुजाउद्दौला और अली गोहर के पास पहुंचे। उनके साथ यानी मीर कासिम के साथ 5000 की खड़ी फौज और उसके साथ 10 करोड़ की नकदी और इतर संपत्ति उन्होंने अपने साथ लाई थी। कासिम का ये आग्रह था कि आप सब यानी शुजा और ये हमारा ठरकी, वैसे तो दोनों ठरकी है, चलो दोनों ठरकी, शुजा और शाह आलम, आप और
मराठों को आपके साथ जोड़ के आप एक साथ आके अगर संयुक्त फौज बनानी हो तो वो ज्यादा संयुक्तिक होगा, क्योंकि कासिम के पास अब आवाज बड़ा था, क्योंकि रकम भी वो मोटी लेके आया था। अब इन तीनों के पास मित्रों उस वक्त 40,000 की फौज खड़ी हो गई थी। अब इनको अंग्रेजों ने निपटा दिया। क्यों? क्योंकि मराठे गृह कलह, निजाम और हैदर, ये इनके चलते दक्षिण में फंस गए थे। वो इतिहास हमने डिटेल में सुना है। उसके बाद मित्रों शुजा का अंग्रेजों को लिखा एक पत्र है। बस खेल देखते जाओ आप मोमिनों का। हम मुगल बादशाह को दिल्ली तख्त पे बिठाने का इरादा रखते हैं। आप तुरंत, ये अंग्रेजों को लिख रहा है शुजा, आप तुरंत बंगाल बिहार के अधिकार छोड़ के वहां से निकल जाए। अगर आपने ये नहीं किया तो आप युद्ध के लिए सज्ज हो जाए। शुजा का पत्र है ये अंग्रेजों को। इसके तुरंत बाद मित्रों ये तीनों जो है ये 1764 में पटना पे हमला करने के लिए गए। वहां पे कारनाक था, रामनारायण था, वो तो मैंने परसों सुना दिया आपको, ठीक है। 3 मई को पटना के निकट पच्छा पहाड़ पे इन लोगों की लड़ाई हुई। बाकी तो आप जानते हो, बताने की जरूरत नहीं है कि, लेकिन ये कहना जरूर मैं चाहूंगा कि शुजा अपनी हार देखते हुए वहां से भाग गया। टिपिकल मोमिन। वहां हैदर भागता रहा 3-3.5 साल। यहाँ पे शुजा भी भागता रहा और दोनों मोमिन थे। बस आगे बढ़, और दोनों शिया भी थे बाय द वे। आगे बढ़ते हैं। बड़ी संख्या में तोपे, बंदूकें, तोप गोले, सादी गोलियां, कारतूस की गोलियां अंग्रेजों के हाथ लगी मोमिनों की। अब आपने वो बॉर्डर पिक्चर देखी होगी। बॉर्डर पिक्चर में हमारे कुलभूषण खरवंदा जी भी यही कहते हैं और सही कहते हैं कि साहब ये बार बार फिर लौट आएंगे। सही कहा था ना कुलभूषण खरवंदा ने। आगे बढ़ते हैं। वर्षा ऋतु के 4-5 महीने गुजर के 64 साल में तो ये त्रिवर्ग जो था मोमिनों का ये फिर लौटा। लेकिन इस बार ये थोड़ा सा नरम पड़ गया था, तो ये टेबल पे भी बैठा। टेबल पे बैठने के बाद अंग्रेजों ने 2 टूक कहा कि कासिम और समरू ये हमारे गुनहगार है, पहले उन्हें तुरंत हमको सौंपो, इसके बाद ही कोई वार्तालाप हो पाएगा। जाहिर है मोमिनों ने मना कर दिया और सिख क्षेत्र काशी के पूर्व दिशा में 8-10 किलोमीटर पे भागीरथी बहती है, उसके तट पर बक्सर में ये दोनों फिर आमने सामने खड़े हो गए। इंग्लैंड का सेनानी था मेजर मनरो। 23 अक्टूबर 1764 को मित्रों बक्सर में भीषण संग्राम हुआ और फिर हार का सामना शुजा नहीं कर पाया। एक दुर्रानी घोड़े पे बैठ के शुजा बक्सर से भी भाग निकला है। उसी शाम मित्रों यानी 23 अक्टूबर की शाम को ही सुवर्ण भद्रा नदी यानी आज की शोण नदी जो है, ये सुवर्ण भद्रा शोण नदी में 12,000 से ज्यादा मोमिन डूब के मरे हैं। या तो जख्मी हालत में डूब के मरे हैं या तो उनको फेंका गया है मरने के लिए शोण नदी में। और बचे हुए जो भी चिरकुट मोमिन थे वो फिर आगे सिख क्षेत्र काशी को भाग गए। बादशाह भी वहां पे उस युद्ध में बचा था, वो अपने खासगी नौकर लेके छिपता छिपाता मार्गस्थ हुआ था। मित्रों बक्सर ने इन अंग्रेजों के आत्मविश्वास को आसमान में पहुंचाया। अंग्रेजों ने इसके बाद अपनी आपस में भिड़ने की
रणनीति या आपस में वैमनस्य निर्माण करने की कूटनीति को पूरे भारतवर्ष में हवा दी है। दक्षिण में भी आप देखोगे 1764 के बाद, वो तो मैंने आपको बता दिया है। आगे चलते हैं। बादशाह का एक सल्लागार था, अशराफ था मिर्जा नजफ खान। बाप रे, इस मिर्जा नजफ खान को अंग्रेजों ने अपने वश कर लिया। वैसे काशी का नरेश जो था उस वक्त का बलवंत सिंह, वो तो पहले भी मैं कई बार बता चुका हूं, अंग्रेजों का पक्का चाटुकार था। इन सभी लोगों का उपयोग अंग्रेजों ने सिर्फ और सिर्फ अपने स्वार्थ और सत्ता प्राप्ति के लिए किया। कोई आश्चर्य की बात नहीं है। शुजा अब मित्रों बक्सर के बाद पूरा टूट गया था, तो शुजा ने फिर से अलतकैया शुरू कर दिया। मोमिन जब तुम कमजोर हो तो अपने अश्रद्धावान शत्रु से नरमी दिखाओ। अलतकैया फिर इसने शुरू कर दिया। गोरों को शुजा ने खत भेजा। ये नया वाला बक्सर के बाद का खत है कि शुजा कहता है पत्र में, ये मेरा फूटा हुआ नसीब था कि मैं उस बंगाल के कासिम के बहकावे में आ गया। बेशक आपकी सलाह मुझे माननी थी, लेकिन मैंने नहीं मानी, मेरा सर चकरा गया था। लेकिन जो हुआ सो हुआ। फिर से एक बार हम दोनों स्नेह भाव बढ़ाने की अतीव इच्छा मैं रखता हूं, जो सिकंदर के दीवार की तरह मजबूत होगी। अब ये कौन सी दीवार है, कौन सा सिकंदर है, वो मुझे नहीं मालूम, लेकिन ये पत्र में शुजा ने लिखा है, तो उसकी अवधारणा क्या होती होगी इतिहास के बारे में, ये आप समझ सकते हो। शुजा ने लिखा कि फिर से हम दोनों में स्नेह भाव बढ़ाने की अतीव इच्छा मैं रखता हूं, जैसे सिकंदर के दीवार की तरह वो मजबूत होगी। अब आ जाते हैं दूसरी तरफ, दूसरा ठरके हमारा शाह आलम, उसको देख लेते हैं। बक्सर के बाद उसने भी अपना दोगलापन यानी अपना मोमिनपन दिखा दिया कि मैं भी नबी के सुन्नत पे चलने वाला मोमिन हूं, तो दोगलापन कोई मायने नहीं रखता। उसने भी दोगलापन दिखाया। उसने अंग्रेजों को और एक पत्र लिखा शाह आलम ने। शाह आलम लिखता है वजीर का यानी शुजा का, वजीर का पराभव हुआ, ये बहुत बढ़िया हुआ। शाह आलम अंग्रेजों को लिख रहा है कि वजीर का पराभव हुआ, ये बहुत बढ़िया काम हुआ। वजीर को अपने कुकर्मों का फल मिल गया। ये आपके साथ मैं मेरा विजय भी मानता हूं। इस भाण को देखिए कितना दोगला है ये। तूर्तास यानी प्राप्त परिस्थिति में दिल्ली की बजाय आपके छत्र छाया में बनारस में ही मैं रहना चाहूंगा, लेकिन आप अपने श्रेष्ठ लश्कर के साथ आने वाले समय में मुझे दिल्ली भेजने का बंदोबस्त करें। ये है मित्रों रीढ़हीन मोमिनों की फितरत। अरे ये दो चिरकुटों से अच्छा तो हमारा बंगाल का कासिम निकला यार। जिसको ना कहना है उसको ना कहने की हिम्मत तो उसने दिखाई। हाँ? और आखिरी ये मुर्शिदाबाद से, कटक से दिग्विजय करके आए हुए हमारे नागपुरकर भोसले, ये कहां थे? हाँ? इन्होंने तो जीता हुआ प्रदेश है वो सब। भास्कर राव ने बलिदान दिया था। अब भास्कर राव के बलिदान को नागपुरकर भोसले ने तिलांजलि क्यों दी भाई? अगर नागपुरकर भोसले आपको अधिकार चाहिए था तो जिम्मेदारी भी अंत तक आपने निभाई क्या? नहीं निभाई। हाँ?
आपका लक्ष्य सिर्फ अली वर्दी को निपटाना नहीं था, हिंदवी स्वराज्य को वर्धिष्णु बनाना भी था। नागपुरकर भोसले भूल गए। वंदे मातरम।